नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड के सियासी उठापटक से जुड़ी हुई, जहां लगातार अब चिंतन और मंथन का दौर जारी है। और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर आज मंथन होना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब से कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होना है। और बदले घटनाक्रम में दरअसल कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री पद की रेस में इस वक्त रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि इस वक्त देश के शिक्षा मंत्री भी हैं, और धन सिंह रावत, जो कि राज्य मंत्री की भूमिका में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रिमंडल में थे, इनके नाम आगे चल रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बीच रमेश पोखरियाल निशंक भी हैदराबाद से दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्हें भी एक बैठक में शामिल होना है। हालांकि ये बैठक किसके साथ है, कब होगी, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन धन सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर तेजी से चर्चा हो रही है। बैठक में केंद्र के दो पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और दुष्यंत कुमार गौतम, ये दोनों पर्यवेक्षक के तौर पर इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और आज विधायकों की बैठक होनी है, जिसमें नया नाम तय किया जाएगा और ये 9वां चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी आगे की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन साल 2000 से जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, अब तक 8 चेहरे जिम्मेदारी संभाल चुके हैं मुख्यमंत्री की। आज 9वें चेहरे पर मंथन होगा विधानमंडल के उस बैठक में, जहां बीजेपी के नेता, तमाम विधायक मिलकर अपना नया मुख्यमंत्री तय करने वाले हैं। लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी अब चर्चा में तेजी से आगे आया है और माना जा रहा है कि उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन कल जो खबर आई थी कि धन सिंह रावत का नाम खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने सुझा दिया था। ये हमारे नेतृत्व तय करेंगे और वहाँ के विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो नेतृत्व तय करेगा। तो देहरादून पर आज देश भर की निगाहें टिकी हुई है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी यहीं मौजूद हैं, और दिल्ली में किस तरह का मंथन हो रहा है, बीजेपी किस तरह की चर्चा कर रही है, विक्रांत यादव हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। देहरादून की सबसे पहले ताजी हकीकत जानना चाहेंगे। प्रियंका, किन नामों पर चर्चा हो रही है, कितने बजे यह तस्वीर साफ भी हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको देहरादून पार्टी ऑफिस की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पर विधायकों का आना लगातार जारी है। यहाँ पर दुष्यंत गौतम और रमन सिंह दोनों पहुँच चुके हैं। ऐसे में विधायक भी यहाँ एक के बाद एक आते जा रहे हैं। 4 नाम हैं जिन पर फिलहाल चर्चा हो रही है, जिसमें रमेश पोखरियाल पहला नाम है, अजय भट्ट का नाम है, धन सिंह रावत का नाम है और साथ ही सतपाल महाराज। ये 4 मुख्य नाम हैं जिन पर चर्चा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। 11 बजे तक बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन है। अंदर आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। देखिए लगातार विधायकों की गाड़ियां जो है वो आती जा रही हैं और एक एक करके तमाम विधायक जो है वो जा रहे हैं। सबका यही कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो उसके साथ होंगे। केंद्रीय नेतृत्व राज्य के और के जो हित को अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर जो विधायक हैं उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर लगातार जो मंत्री हैं, संगठन मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। देखिए ये बीजेपी के सर, क्या लग रहा है आज? चलिए फिलहाल यहाँ पर आपको फिर तस्वीरें दिखाएं कि एक एक करके यहाँ लोगों का आना जाना। तो 4 नाम है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें रमेश पोखरियाल को एक्सपीरियंस है उत्तराखंड के की सीट का सीएम होने का यहाँ पर। तो ये नाम है, धन सिंह रावत है, सतपाल महाराज और अजय भट्ट। ये नाम 4 नाम है जिन पर माना जा रहा है कि चर्चा होगी और 11 बजे तक इस पूरी जगह से तस्वीर साफ हो जाएगी। जी गेमा गेमी है, देहरादून पर पूरी देश भर की निगाहें हैं। और ऐसे में जो सबसे अहम बात है वो ये कि लगातार हर कोई यही समझना चाहता है कि किस नाम पर चर्चा हो रही है और किस पर मुहर लगने वाली है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर जिस तरीके से चर्चा हुई, उन्होंने आखिरकार अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। वैसे तो मुख्यमंत्री पद की रेस में धन सिंह रावत का नाम भी आगे है, रमेश पोखरियाल निशंक के नाम की चर्चा है, अजय भट्ट और सतपाल महाराज का नाम भी बताया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि धन सिंह रावत इस रेस में लगातार अपनी जगह आगे बनाए हुए हैं और कल इस्तीफे के वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ धन सिंह रावत भी राजभवन गए थे। और खबर यह भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही धन सिंह रावत का नाम केंद्रीय आलाकमान को सुझाया है। धन सिंह रावत अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में मंत्री और पौड़ी के श्रीनगर से विधायक। इसके अलावा राज्य में एक डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की खबरें हैं।
जिसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। और यह सबसे अहम बात भी है कि ना सिर्फ एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ सकता है, बल्कि उप मुख्यमंत्री का भी पद नया हो सकता है और चर्चा उन नामों पर होगी। धन सिंह रावत का नाम खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुझा दिया। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बाद कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंपा और आज विधायक दल की मीटिंग है। चमोली से विधायक महेंद्र भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ माना जाए, क्या आज कुछ नाम निकल आएगा विधायक दल की मीटिंग से? देखिए, निश्चित रूप से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो नाम तय किया होगा उस पर विशेष रूप से मोहर लगेगी। कल से माननीय पर्यवेक्षक जो हमारे आए हुए, दुष्यंत जी आए हुए, रमन सिंह जी आए हुए, हम सब विधायकों ने अलग अलग वार्ता भी की है और सबने अपने जो अपने विचार थे, जो अपना विषय था, उन्होंने के सामने रखा है। वो सेंटर से बातचीत करके निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि लगभग 11 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, सब कार्यकर्ता विधायक कार्यकर्ता ही हैं और सभी विधायक जो है केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हैं। ठीक है, जो नाम सबसे ज्यादा प्रबल माना जा रहा है कल से आज तक में, वो धन सिंह रावत का माना जा रहा है और आपके करीबी भी वो हैं, आप उनके करीबी भी हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है विधायकों में से ही चुना जाएगा? देखिए, परंपरा तो यही रहती है कि विधायक दल ही विधायकों में से चुना जाए, लेकिन केंद्र का नेतृत्व जो भी रहेगा उसमें जहाँ तक धन सिंह जी का विषय, धन सिंह जी कुमाऊं मंडल में संगठन मंत्री रहे हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, सहकारिता के मंत्री हैं और जो उनका 4 वर्ष का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में अगर उत्तराखंड के अंदर किसी मंत्रालय के सर्वाधिक कार्यों को अगर जनता के बीच में किया, लोगों ने उसको देखा है, तो वो धन सिंह जी का कार्य है। निश्चित धन सिंह का नाम चला है तो हमें खुशी की बात है, लेकिन निर्णय तो अंततः जो केंद्र तय करेगा उस सिरोधार्य है। धन सिंह जी भी केंद्र के निर्णय के साथ चलने वाले कार्यकर्ता हैं। तो बीजेपी विधायक भी मान रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अगर जिस तरह से नाम तय करेगा उस पर भी मुहर लगेगी। लेकिन प्रियंका, क्या कुछ हलचल है, कोई ताजा अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। सतपाल महाराज यहाँ पहुंच गए हैं। सतपाल महाराज उन 4 नामों में एक है और यहाँ पर सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या वो यहाँ बता रहे हैं। अरे सीएम साहब का सीधा देखिए, सतपाल महाराज की गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं। फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी तरीके के फिलहाल जो तमाम विधायक हैं जिनके नाम हैं, वो तमाम लोग एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि 10 बजे का टाइम था मीटिंग का, इससे पहले ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार एक रिएक्शन की कोशिश की जा रही है। विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और विधायक दल की बैठक में ही वो नाम तय किया जाना है। सतपाल महाराज भी पहुंचे हुए हैं इसी बैठक में शामिल होने के लिए। और जिस तरह की बात बीजेपी नेताओं की ओर से कही जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व का जिस तरह का निर्देश होगा और साथ में समन्वय के वो आखिर नाम तय कर लिया जाएगा। और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है, बीजेपी विधायक दल की बैठक उत्तराखंड में अपना नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए। लेकिन क्या वो कोई ऐसा नाम होगा जो इससे पहले भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की संभाल चुका है, या फिर वो नया चेहरा होगा जो पहली बार आएगा? यानी क्या ये 9वां चेहरा होगा उत्तराखंड के इतिहास में जो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है? विक्रांत यादव हमारे सहयोगी दिल्ली में घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। विक्रांत, क्या जो विधायकों के संकेत हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह के संकेत दिए हो, निर्देश दिए हो, उस नाम पर यहां एक बैठक होगी, औपचारिकता पूरी की जाएगी और वो नाम तय होगा? किन नामों पर प्रमुखता से चर्चा होगी? देखिए, इस मामले में अभी जैसा सहयोगी प्रियंका ने बताया था, 4 नामों पर चर्चा हो रही है। अजय भट्ट के नाम पर चर्चा हो रही है, धन सिंह रावत के नाम पर चर्चा है, सतपाल महाराज और केंद्रीय मंत्री निशंक रमेश पोखरियाल निशंक भी चर्चा में बने हुए हैं। 4 लोगों पर चर्चा हो रही है, लेकिन किस पर मोहर लगेगी? ये विधायक दल की बैठक जो 11 साढ़े 11 तक चलेगी, 10 बजे के करीब अभी शुरू हो जाएगी, 1 घंटा चलेगी। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी रहेंगे। एक चीज समझने वाली बात जरूर है प्रशांत की, ये कहा जाता है कि विधायक दल की बैठक में विधायक अपना नेता चुनते हैं, लेकिन विधायकों की राय निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक संदेश केंद्र की तरफ से भी होता है नाम को लेकर के, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इसी कारण केंद्रीय पर्यवेक्षक भी बैठक में भेजे जाते हैं जो रमन सिंह और दुष्यंत गौतम के रूप में इस बैठक में है। तो किसके नाम पर मोहर लगेगी वो इस बैठक के बाद ही होगा, उससे पहले से ऑर्डर जो होगा आदेश का पालन किया जाएगा। हम तो सिपाही लोग हैं, हमारे मन से चलने वाला होता तो हम कहते भाई मुझे ही बना दो, है ना। सांसद में से होना चाहिए, विधायक में से है जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाईकमान जो कहेगा, हम लोग तो सिपाही लोग हैं, जैसा हाईकमान का आदेश होगा हम लोग सब उसका पालन करेंगे, सभी लोग पालन करेंगे। आप लोगों को क्या आदेश दिया, क्या बोला गया?
हमें पहुंचने के लिए कहा गया, हम पहुंच गए हैं, राइट टाइम पहुंच गए हैं। अब देखो अब आगे को क्या होता है जी। विधायक लगातार अपनी राय भी रख रहे हैं कि यहां बैठक होगी, औपचारिकता पूरी होगी, सर्वसम्मति से एक राय तय होगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की जो राय होगी वो भी बेहद अहम होगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस में अजय भट्ट एक ऐसा नाम जिन पर प्रमुखता से चर्चा हो रही है, और ये एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री को भी हराया। लेकिन अजय भट्ट ने खुद को इस रेस से बाहर बता दिया है। अजय भट्ट के मुताबिक संगठन में समय समय पर जिम्मेदारियां बदलती रहती है और त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये तो संगठन की बात है। ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मैं उत्तर दे पाऊंगा कौन नेता चुना जाएगा? वो तो संगठन जिसे चुनेगा सब उसको नेता मानेंगे, हम सब उसके पीछे लगेंगे, उनका निर्देश मानेंगे सरकार में। ये एक नियम होता है। तो जिसको संगठन चुनेगा, और जिसको संगठन भी क्या विधायक चुनते हैं, विधायक दल की नेता में जिसको विधायक गण चुनेंगे वो विधायक दल का नेता होगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। सर, क्या हम ये मान लें कि हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं क्योंकि आपके नाम के भी चर्चा चल रही है? और अच्छा होगा। नहीं, आपका मन ये कम अच्छा था, सब अच्छा था। चेहरा विधायकों में से होना चाहिए। जो नेतृत्व तय करेगा वो चेहरा हो रहा है वो ठीक है। देखिए ऐसा है, त्रिवेंद्र रावत हटे ठीक है। ठीक है, किसने कहा? आखिरकार ये किसी ने नहीं कहा। ये कहा कि अब जो भी निर्णय होगा और अच्छा होगा। नहीं, आपका मन ये कम अच्छा था, सब अच्छा था, सब अच्छा है, सब अच्छा है। आपकी इच्छा कैसे चेहरा होना चाहिए है? आपकी इच्छा क्या निशान होना चाहिए? जो नेतृत्व तय करेगा वो चेहरा स्वीकारेगा। आपका नाम आ रहा है सर, क्या अच्छी बात है, जिसका भी नाम आ रहा है। हमारा मन को आप इसमें राय रखता है। तो भी महेंद्र जी, आज की बैठक को लेकर क्या कहा गया और आप लोगों की कोई प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी यहीं मौजूद हैं, जहां एक एक कर तमाम बीजेपी विधायक उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बैठक हो रही है, लेकिन प्रियंका गहमा-गहमी हम समझ सकते हैं, हर कोई जानना चाहता है। इस बारे में कुछ नहीं, ये केंद्र नेतृत्व का फैसला करेगा। हमारे पर्यवेक्षक वही तय करेंगे। सर, किसे मुख्यमंत्री आप देखना चाह रहे हैं? देखिए ये हमारा तय होगा। सर, विधायक या सांसद? विधानमंडल दल तय करता है, ये विधानमंडल दल तय करता है। चलिए, तो देखिए फिलहाल यहाँ पर जो तमाम विधायक आ रहे हैं, तीरथ सिंह रावत को आप फिलहाल यहाँ सुन रहे हैं, तो तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो नेतृत्व तय करेगा उसी पर रायशुमारी होगी। कोई भी नाम को लेकर यहाँ खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन बात वही है कि धन सिंह रावत विधायक हैं, सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं। किसको विधायक दल चुनता है, ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है। एक एक करके आप देख रहे हैं जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबका कहना यही है कि मीटिंग में हिस्सेदारी लेने के लिए फिलहाल यहाँ पर वो आए हुए हैं। रायशुमारी होगी और उसके बाद नाम सामने होगा। पर वो विधायक होंगे, केंद्रीय मंत्री निशंक होंगे और ये अनिल भट्ट होंगे, सतपाल महाराज होंगे, इस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। और थोड़ी ही देर बाद स्थिति जो है यहाँ पर साफ हो जाएगी। तमाम समीकरण है, डिप्टी सीएम के बारे में बात हो, मंत्रिमंडल करने की बात हो, तो ये तमाम चीजें हैं जो मीटिंग में डिसाइड होनी है। और लगातार विधायकों का आना यहाँ पर जारी है। थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ नहीं पहुंचे हैं और लगातार आप देख रहे हैं गाड़ियां पीछे एक के बाद एक लग गई हैं। लेकिन सबका यही कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसाइड किया है, विधायक दल उस पर चर्चा करके जो नाम है उसको डिस्क्लोज करेंगे। जी, और जितने विधायक आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि बड़ा सटीक सवाल भी आपने पूछा कि कोई सांसद चुना जाएगा मुख्यमंत्री या विधायक जो इस समय हैं। अब वो बार बार ये कह रहे हैं तमाम नहीं, पार्टी 2022 को लेकर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। त्रिवेंद्र जी के नाम ने अच्छा काम किया। त्रिवेंद्र जी ने भी 5-4 साल हटाने की बात हो तो केंद्र बताएगा। आप डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, देखो डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष की तो बात ही नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल जो पार्टी तय करके हम उसके साथ है। ज्यादातर विधायक यही बात कह रहे हैं कि जो पार्टी तय करेगी उस पर सर्वसम्मति से मुहर लग जाएगी। और सवाल यही कि जो इस समय विधायक हैं वो या फिर सांसद हैं कुछ और जिम्मेदारियां निभाते वो, किन के नाम पर मुहर लगने जा रही है। सब कोई ये मान रहे हैं कि सर्वसम्मति से केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर वो नाम तय कर लिया जाएगा। बैठक हो रही है, तमाम विधायक बैठक में पहुंच रहे हैं और वो लोग भी जिन्हें इसमें बुलाया गया है। लेकिन इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब केंद्र नई भूमिका देने की तैयारी भी कर रहा है और यह इस वक्त की एक बेहद अहम खबर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसे में जबकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, निवर्तमान मुख्यमंत्री, लेकिन अब केंद्र में उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दुष्यंत गौतम के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले भी केंद्र में जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और उनके अनुभव का फायदा लिया जाएगा।
त्रिवेंद्र रावत जी पहले एक स्टेट देख रहे थे, अब केंद्र को देखेंगे। उनके अनुभव का, सरकार का और संगठन का पूरा लाभ सरकार अपना नेतृत्व लेगा। दुष्यंत गौतम जो पर्यवेक्षक हैं, उत्तराखंड गए थे, बैठक की थी और केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी थी और उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा था। से प्रिडिक्ट कर सकता है जो पार्टी जिसको जिस देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसको जहां पर भी ठीक समझती है उसको वो जिम्मेदारी देती है और जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी वो बहुत अच्छा करेगा। देश काल के हिसाब से परिवर्तन जरूरी था, त्रिवेंद्र जी को हटाना जरूरी था। देखिए ऐसा है कि अभी पार्टी की विधायक दल की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। सर आज अच्छी खबर मिलेगी कि आपकी तरफ से अभी हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं, जो भी पार्टी निर्णय लेगी सबको मान्य होगा। आपका क्या माने सर? नहीं हमारा भी मानना है कि क्या आपका माने क्या? देखिए चलो और ये गहमा गहमी कुछ देर अभी और बनी रहेगी। हम अपनी बात पूरी कर पाएं उससे पहले ही कोई नया बयान आने लगता है और हम कोशिश करते हैं कि उनकी दिल की बात जान सकें। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। विक्रांत, ज्यादातर विधायक यही कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसके मुताबिक मुहर लग जाएगी। क्या आपके पास बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, क्या संकेत? देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें अजय भट्ट जो है वो फ्रंट रनर बने हुए हैं, क्योंकि कल ये खबर आई थी कि धन सिंह रावत फ्रंट रनर हैं, लेकिन चूंकि धन सिंह रावत का नाम जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अब हो गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ही आगे बढ़ाया था। तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अजय धन सिंह रावत हालांकि रेस में है लेकिन फ्रंट रनर अजय भट्ट बने हुए हैं। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री भी इस रेस में है और सतपाल महाराज जो कद्दावर नेता रहे हैं वहां पर, वो भी इस रेस में बने हुए हैं, विधायक भी है, मंत्री भी है। लेकिन किसका नाम फाइनल होगा, बीजेपी सस्पेंस देती है। एक बार जब बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी उसमें विधायकों की रायशुमारी जरूर करवाई जाएगी, लेकिन उसमें केंद्रीय नेतृत्व की क्या चाह है, क्या किसके नाम के ऊपर वो मोहर लगा रहे हैं। क्योंकि प्रशांत ये चुनावी साल है, उत्तराखंड में पिछली बार बीजेपी को 57 सीटें मिली थी, सूबे का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बहुमत आज तक का 20 साल के इतिहास में बीजेपी को मिला था। तो बीजेपी चाहती है कि वैसी सफलता दोबारा से दोहराई जाए। चुनावी साल है, पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं, ऐसे में नाम चुनना और ऐसा नाम चुनना जो आगे चुनावी साल में एकदम मजबूती के साथ ले जाए, एक बड़ी उसका चुनौती का काम है और इसी कारण ये पूरी मशक्कत भी हो रही है। ये बात तो बीजेपी चाह रही है कि अपनी कामयाबी को एक बार फिर दोहराया जाए, लेकिन ऐसे में जबकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, मौका तो विपक्ष को मिलता ही है और कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ कह रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तराखंड में तुरंत विधानसभा भंग करके अब नए सिरे से चुनाव कराने की भी मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा है कि उत्तराखंड में अव्यवस्था फैली हुई है और बीजेपी सरकार नहीं चला पा रही है। कांग्रेस इस समय किस तरह से ये सियासी जो हालात बने हैं उसको किस तरह से कांग्रेस देख रही है? मेरा मानना है कि महामहिम राज्यपाल को इस समय विधानसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव करवाना चाहिए, क्योंकि भाजपा 57 की ओवरवेलमिंग ब्रूट मेजॉरिटी के बाद भी जब सरकार नहीं चला पा रही है, और तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि भाजपा ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है, मॉरल राइट खत्म हो गया उनका। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये राज्य के और चुनाव से 11 महीने पहले आप कह रहे हैं कि सरकार को जो है वो गिराना चाहिए और दोबारा चुनाव होने चाहिए। गिराना चाहिए नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आपको विधानसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव करवाना चाहिए, क्योंकि भाजपा जब 57 के साथ सरकार नहीं चला पाई तो आगे उनसे क्या उम्मीद की जा सकती। हरीश रावत कल से लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर और देहरादून में प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी लगातार प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रही है उन विधायकों से जो बैठक में जाने वाले हैं और नाम तय करने वाले हैं अपने मुख्यमंत्री का। लेकिन प्रियंका, जो सबसे अहम सवाल है, क्या कांग्रेस जो बात कह रही है इसकी कहीं तक दूर दूर तक कोई संभावना दिख रही है कि विधानसभा भंग कर दी जाए, फिर से चुनाव हो? परिस्थितियां क्या वाकई ऐसी कुछ नजर आती है? कांग्रेस क्यों ऐसा मान रही है? आप बात भी करें और इस पर बताएं। जी मैं आपको पहले तो तस्वीरें दिखा दूंगी। पुष्कर सिंह धामी, जिनका नाम डिप्टी सीएम के लिए चल रहा था, वो यहां से अभी अंदर गए हैं और उनसे हमने ये पूछा कि आपका नाम डिप्टी सीएम के लिए प्रमुख तौर पर आ रहा है, तो उनका कहना था कि ये सारे डिसीजन केंद्रीय नेतृत्व लेगा, विधायक दल का मंडल लेगा, उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। दूसरी बात रही कांग्रेस के आरोपी के बाद, जब कल हरीश रावत से हमने बात की और पूछा कि क्या कांग्रेस इसको आगे ले जा पाएगी, तो उनका कहना था कि उनके पास मात्र 11 विधायक हैं, ऐसे में बहुत कुछ वो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो
सड़क पर लड़ाई को वो लेकर जाएंगे और लगातार धन सिंह रावत, देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, धन सिंह रावत जो प्रबल नाम माने जा रहे हैं वो फिलहाल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गाड़ी से वो उनको अंदर जाने की कोशिश वो फिलहाल कर रहे हैं और सवालों से बचने की कोशिश भी यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। सीधा निकलकर देखिए आप देखिए उस तरफ से वो जा रहे हैं और यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। उनसे लगातार इस बारे में सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि प्रबल दावेदारी बताई जा रही है। फिलहाल जो लोग भी बात कर रहे हैं वो इतना ही बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसाइड करेगा वो उन तमाम नामों पर राय मशवरा होकर इसको फाइनल किया जाएगा। धन सिंह रावत यहाँ पहुंच गए हैं, सतपाल महाराज यहाँ पहुंच गए हैं और अभी इंतजार है बाकी नामों का जिनको कंटेंडर माना जा रहा है पीएम सीएम की इस कुर्सी के लिए। लगातार विधायकों का आना, सब एक सौ में एक ही बात कह रहे हैं कि नेतृत्व जो डिसाइड करेगा उसी पर चर्चा होगी। और ऐसे में लगातार आप देख रहे हैं क्योंकि समय कम रह गया, थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू होने वाली है, तो विधायकों का आना यहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास धरातल नहीं है, 11 सीटें हैं। खुद हरीश रावत मानते हैं कि 11 विधायक हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो वो निभाएंगे इस तरह के बयान देकर। और जबरदस्त गहमा गहमी उत्तराखंड में इस वक्त, क्योंकि नया मुख्यमंत्री चुना जाना है, बैठक शुरू हो चुकी है, विधायक शामिल हो रहे हैं, बहुत जल्द नया नाम तय होगा। कौन होगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री? लेकिन यह गहमा गहमी सियासत की सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि बंगाल में भी है, क्योंकि बंगाल के चुनावी रण का आज बेहद अहम दिन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले ममता नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे से 2:20 के बीच पर्चा भरेंगी। यह भी वक्त तय किया गया है और बताया गया कि ममता के नामांकन भरने के लिए यही शुभ मुहूर्त निकाला गया है। वहीं ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनौती दे रहे बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी भी आज वहीं रहेंगे। वहां जानकीनाथ मंदिर तक पदयात्रा वो करने वाले हैं। पदयात्रा के बाद शुवेंदु अधिकारी मंदिर के पास ही बने बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। शुवेंदु अधिकारी को 12 मार्च को नामांकन दाखिल करना है, लेकिन आज दोनों ही उम्मीदवार नंदीग्राम में होंगे। ऐसे में जबकि ममता बनर्जी आज नामांकन दाखिल करेंगी नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला हल्दिया मुख्यालय में जाकर, लेकिन उनके ही कभी सिपह सालार करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ यहां शंखनाद करते दिखाई देंगे, पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और वो भी 12 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो नंदीग्राम में महासंग्राम की वो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त मैं उसी शिव मंदिर में मौजूद हूं जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचने वाली हैं, पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद जाकर हल्दिया में यहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगी। ये वही शिव मंदिर है जहां पर ममता बनर्जी पहुंचने वाली है। और ये मेरे साथ जो पुजारी आप यहां पर देख सकते हैं, ये वो पुजारी हैं जो ममता बनर्जी का पूजा करवाएंगे इसी मंदिर में। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सीएम सिक्योरिटी के जो जवान हैं, वो इस मंदिर में आकर पूरी तरीके से जायजा ले चुके हैं। हर जगह टेंट बनाया गया है। ये शिव मंदिर है, काफी प्राचीन शिव मंदिर है। ये एकदम प्राचीन है। ये हम लोग को तो मालूम है 400 साल का पहले का ही है। तो हम लोग का तो बहुत पूर्वापुरुष जो करने गया तो हम लोग तो आज तक पहुंच गया। तो आज तक हम लोग ऐसे ही सुना, जो 400 साल का ज़्यादा ही होगा तो कम नहीं है। 400 साल पुराना है ये शिव मंदिर और इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये वो मंदिर है, आप देख सकते हैं भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पर, भगवान शंकर की शिवलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहीं पर जो है ये सभी जो पुजारी हैं वो पूजा अर्चना करेंगे। आप लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आएंगी तो आप ही लोग उनका पूजा पाठ करवाएंगे? है पूजा पाठ करेंगे, एकदम पूजा पाठ करवाएंगे। হ্যাঁ আমরা সবাই পুজো এখন আমরা সবাই পুজো। तो मुख्य पंडित जी जो हैं वो अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्ते। तो क्या मंत्र आज क्या मंत्र बोलेगा? त्रयंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षयमामृतम्। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमो शिवाय नमः। ये आपका बोलेगा जो विजयी होगा। ये विजय मंत्र है, इसके अलावा भी कोई मंत्र पढ़ेंगे? इसको जयलाभ को मंत्र है, इसको यात्राकालीन मंत्र है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज
इसके यही मंत्र बोलेगा एवं वो शिव को जो स्तोत्र बोलेगा, प्रभु मीश मोनीश मोशेष गुण गुणहीन महिसंगरलाभरम रण निर्जित दुर्जय दैत्य पुनम प्रणमामि शिवम शिवकल्पतरुम। इसीलिए मंत्र बोलेगा जो शिव को जो स्तोत्र होता है, इसीलिए कंटिन्यूसली जो बोलेगा ये हमारा है वो प्राचीन एक शिवलिंग जी है, इसको नाम है, इसको विराज करेगा ये स्थान में जो वो होच्छे आविर्भाव होता है। इसको आविर्भाव का मतलब ये ज्योतिर्लिंगो आविर्भाव होगा, इसके ये शिव जी को लिंगो रूपे पूजित तो होगा विश्वलोक को। मतलब यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विजय होंगी? एकदम श्योर विजय होंगे। पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण से रण जीतने की तैयारी हो रही है नंदीग्राम में। अमित सिंह हमारे सहयोगी नंदीग्राम में मौजूद हैं। बेहद अहम है आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए, और अरुण सिंह हल्दिया में मौजूद है जहां नामांकन दाखिल होगा। लेकिन नंदीग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं अमित? यहां तो लगातार मंत्रोच्चारण पिछले कुछ दिनों से सुनाई देने लगा है। ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, चाय पिला रही हैं, कलमा भी पढ़ रही हैं। किस तरह का रण और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय नंदीग्राम में? देखिए प्रशांत, जब ममता बनर्जी यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुंची थी और जब उन्होंने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया, टीएमसी कार्यकर्ताओं से जब वो बातचीत कर रही थी, तब उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर चंडी पाठ किया था और चंडी पाठ वहाँ पर किया था। और इसके अलावा सीधे उन्होंने बीजेपी पर हमला किया था और कहा था कि चंडी पाठ सरस्वती पाठ उनसे कुछ भी करवा लीजिए, अब वो उनको सब कुछ याद है, आप याद करके आइए। तो इस तरीके से हमला किया था। इसके अलावा 2006-07 में जो नंदीग्राम आंदोलन हुआ था प्रशांत, उस आंदोलन में किस तरीके से जद्दोजहद की थी ममता बनर्जी ने, किस तरीके से उन्हें अपना जान बचाकर यहां से भागना पड़ा था। और जिस ब्रिज पर, जिस जगह पर तैखाली ब्रिज जहां पर वो 2006-07 में हिंसा हुई थी, 14 लोगों की मौत हुई थी, एक तरफ पुलिस थे, दूसरी तरफ गांव वाले थे, उसका जिक्र किया था। ये उस वक्त, ये मैं इस समय उसी ब्रिज पर मौजूद हूँ। आज अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने जो रियापाड़ा में अपना घर किराए पर लिया है 1 साल के लिए, कल ममता बनर्जी ने खुद इसका अनाउंसमेंट किया था, मन से अनाउंसमेंट किया था कि वो नंदीग्राम में ही रहेंगी। उन्होंने यहाँ पर घर किराए पे लिया है, कभी कभी 3 महीने 2 महीने पे यहाँ वो आया करेंगी। तो 11:15 बजे वो रियापाड़ा अपने घर से वो निकलेंगे, सीधे शिव मंदिर पहुंचेंगी। शिव मंदिर, वो शिव मंदिर जो 400 साल पुराना है, और वहाँ पर वो पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ से हेलीपैड पे जाएंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए वो हल्दिया पहुंचेंगे। हल्दिया में वहाँ जैसे ही वो वहाँ पहुंचेंगी, वहाँ पर वो तकरीबन आधे किलोमीटर का एक रैली करेंगे और रैली करके वो जाकर सीधे, और ये पूरा कार्यक्रम ममता बनर्जी का तय है कि किस तरह से पूजा अर्चना होगा, मंत्रोच्चारण होगा। लेकिन बहुत अहम है आज पश्चिम बंगाल के लिए दिन। निगाहें नंदीग्राम पर सबकी टिकी होगी नंदीग्राम में, क्योंकि महासंग्राम और 2 दिग्गजों के चुनाव लड़ने से नंदीग्राम में यह मुकाबला अब और ज्यादा कड़ा हो गया है। जिस इलाके में दरअसल ममता बनर्जी रहती हैं, वहां ममता के पोस्टरों के साथ ही कुछ ऐसे पोस्टर भी दिखे जिसमें लिखा था कि नंदीग्राम मेदिनीपुर को भूमिपुत्र चाहिए, बाहरी लोग नहीं चाहिए। इस पोस्टर के जरिए दरअसल ममता को नंदीग्राम में बाहरी बताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब तक वो भवानीपुर से चुनाव लड़ी थी और शुभेंदु अधिकारी को भूमिपुत्र बताया जा रहा है, जिनकी इस इलाके में खासी पैठ मानी जाती है। और ममता लगातार बीजेपी को बंगाल में बाहरी बता रही हैं, और ये कोशिश ममता बनर्जी की है। तो बंगाल में अब भूमिपुत्र बनाम बाहरी का मुद्दा काफी जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है, और इन मुद्दों के पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक पोस्टर के जरिए ममता को ही नंदीग्राम में बाहरी बताने की कोशिश है। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हल्दिया में, जहां जाना होगा और अपना नामांकन दाखिल करना है आज ममता बनर्जी को। अरुण, क्या अब बीजेपी भी उस बाहरी शब्द की काट निकाल रही है? इसी तरह के पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं कि ममता अगर बीजेपी को बाहरी बताएगी तो नंदीग्राम में उन्हें बाहरी बता दिया जाएगा कि वो भवानीपुर से नंदीग्राम पहुंच रही हैं, इन्हें तो भूमिपुत्र चाहिए। किस तरह के संदेश और संकेत हैं इस सियासी रण में? देखिए प्रशांत, ये जो नंदीग्राम की जमीन है, इसी जमीन पर आंदोलन करके और एक सियासी जमीन तैयार की थी ममता बनर्जी ने, जिससे वो मुख्यमंत्री भी बनी और पूरे देश में एक जुझारू नेता की उनकी छवि बनी। मैं इस वक्त हल्दिया में हूँ और जरा तस्वीरें आप यहाँ देख लीजिए। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के कटआउट आपको दिखाई देंगे, उन्हीं की तस्वीरें दिखाई देंगी, तृणमूल कांग्रेस के झंडे दिखाएंगे। हालांकि बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो जय श्री राम लिखा हुआ नारा भी यहाँ पर दिखाई देगा आपको, और तमाम
पोस्टर्स ऐसे भी हैं और तमाम झंडे ऐसे लगाए गए हैं जहां जय श्री राम, प्रभु श्री राम की तस्वीर है, लिखा हुआ है। इसके अलावा हनुमान की तस्वीर है और उस पर भी जय श्री राम लिखा हुआ है। तो एक ये रण जो यहाँ होने वाला है, जिस बाहरी और भीतरी की बात आपने की, ममता बनर्जी के लिए ये जमीन नई नहीं है, लेकिन ये विधानसभा नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा तृणमूल कांग्रेस के हिस्से हमेशा रही है भले, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से शुभेंदु अधिकारी जीते थे। और एक बात और बताऊं, तमलुक लोकसभा सीट जिसके अंदर ये विधानसभा सीट आती है, वहाँ पर भी उनके भाई का कब्जा है, दिव्येंदु अधिकारी का। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो इस पूरे इलाके में अधिकारी ब्रदर्स जो हैं उनका कब्जा है, उनका स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन ममता बनर्जी जो जनरल थी उनकी, ये लेफ्टिनेंट थे, खुद जनरल मैदान में उतर गई हैं, तो लेफ्टिनेंट कहां तक टक्कर दे पाएंगे, एक सवाल ये भी है। और कई बार सवाल ये भी होता है कि क्या ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़ करके यहाँ पर आई, उसकी वजह ये था कि 62,000 के आसपास यहाँ मुस्लिम वोटर हैं, क्योंकि पिछली बार जो और चुनाव हुआ था, जिस वोट प्रतिशत का जिक्र आप कर रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और जो सबसे अहम बात यह है कि अब आरोप प्रत्यारोप इसी 30-70 के अनुपात पर लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी मंच से यह बात कह रही है, तो वहीं अमित मालवीय ने भी पलटवार किया कि क्या 30% पर अब भरोसा नहीं, इसलिए मंत्रोच्चारण कर रही हैं। और यह समीकरण समझना भी बहुत जरूरी है। और हम आपको बताते हैं कि दरअसल नंदीग्राम में मतदाताओं का समीकरण है क्या। आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम में करीब 3 लाख मतदाता हैं और इनमें से 96.65% वोटर ग्रामीण हैं, जबकि 3.35% वोटर शहरी इलाके में आते हैं। और इस इलाके में SC/ST वोटर करीब 17% हैं। कुल मिलाकर के यहां हिंदू मतदाता करीब 2 लाख के आसपास हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहां 70,000 के इर्द गिर्द है। और आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम में करीब 35% मुस्लिम मतदाता हैं। और ये एक सबसे अहम बात भी है कि क्या ये आंकड़े अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बने हैं अमित, जबकि आज नंदीग्राम में एक महासंग्राम दिखेगा। ये वो आंकड़े हैं, क्या इन आंकड़ों के जरिए भी अब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं का आसरा लेकर इन्हें रण भी जीतना है? किस तरह की रणनीति इस रण के लिए? देखिए प्रशांत, ममता बनर्जी की रणनीति तो साफ तरीके से दिख गई। जैसे ही वो मंच पर हुई तो उन्होंने चंडी पाठ किया, सरस्वती पाठ की उन्होंने बात कही, और उसके बाद जब मंच से उतरी तो वो सीधे 3 मंदिर वो गई थी। एक सबसे पहले बासुली मंदिर यहाँ पर गई थी, उसकी जगन्नाथ मंदिर भी गई थी, इसके अलावा एक और मंदिर गई थी, और उसके बाद जाकर उन्होंने एक मजार भी गई थी। तो आंकड़ा उनका साफ है और उन्होंने वो साफ साफ ये कह रही है कि उनको सबका साथ चाहिए, यानी जितने भी है हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा NGO क्लब जो भी है नंदीग्राम में उनका साथ चाहिए। और इसके पीछे वो सीधे नंदीग्राम की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और उन्होंने मन से एक बात और ये भी साफ किया कल कि वो जो है वो गांव की बेटी है, भले उनकी पढ़ाई लिखाई जो है भले ही वो बड़ी हुई है शहर में, लेकिन वो हर साल गांव में आती थी और गांव में जाती थी, धान के खेत में जाती थी, ऊख की खेत में जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जो किसान है उनकी तादाद जो है 90% से ज्यादा है प्रसाद। और कहीं ना कहीं और यही वजह से वो कह रही कि अब जो मैं गाँव की हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर घर किराए पे ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं काफी व्यस्त रहती है, लेकिन फिर भी वहां से मैं टाइम निकाल कर आकर इस गांव में रुकूंगी, और इसी वजह से रियापाड़ा जो कि नंदीग्राम में ही है, और वहां पर उन्होंने घर किराए पे ले लिया। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये मालूम है, जैसा अरुण अभी कह रहे थे कि अधिकारी ब्रदर्स का कब्जा है तमलुक संसदीय क्षेत्र पे। नंदीग्राम से ये शुभेंदु यहाँ के भूमिपुत्र कहे जाते हैं, शुभेंदु लगातार यहाँ पे आते हैं। अभी मेरी कुछ लोगों से यहाँ पे बात हो रही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिस पर सभी की निगाहें थी कि आखिर कौन होंगे इनके स्टार प्रचारक जो इन चुनावों में कमान संभालेंगे। तो बंगाल के लिए आखिरकार बीजेपी ने लिस्ट जारी की। सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और इसी फेहरिस्त में नाम शामिल हुआ मिथुन चक्रवर्ती का, जो शामिल हुए हैं बीजेपी में प्रधानमंत्री के उसी मंच पर। गडकरी, कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, ये एक बड़े स्टार प्रचारक की भूमिका में पश्चिम बंगाल में दिखाई देंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, अब उन स्टार प्रचारकों के लिस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम तो होना ही था, लेकिन जो अभी शामिल हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। क्या बड़ी उम्मीद मिथुन चक्रवर्ती से भी बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो पार्टी को पूरी तरीके से उम्मीद होगी है और इसी कारण इन्हें शामिल किया गया है। यही नहीं, टीएमसी से आए हुए जो बड़े नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं,
जिनको उम्मीदवार भी बनाया गया है मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो इस लिस्ट में शामिल है। राजीव बनर्जी जो पूर्व मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में और अब बीजेपी के नेता है, वो इसमें शामिल है। और प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, ये बड़े केंद्रीय मंत्री तो हैं ही। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी का पूरा प्रभार संभाले हुए, वो इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन, जिनको अभी हाल ही में बिहार में मंत्री बनाया गया है, उन्हें भी इस लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि जो सीमांचल से लगता हुआ बंगाल का इलाका है, वहाँ पर काफी प्रभाव मुस्लिम आबादी का भी है और उर्दू बोलने वाले भी लोग वहाँ पर काफी है, तो उनको भी उस लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं, लोकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो दिल्ली के सांसद भी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और मिथुन चक्रवर्ती का एक जलवा जरूर था बंगाल में, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के मंच पर उन्हें सम्मान मिला था, तो उसे देखते हुए साफ है कि पार्टी चुनाव में उनका भरपूर इस्तेमाल करेगी। तो शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और मिथुन चक्रवर्ती, जो कभी टीएमसी के साथ थे, अपना स्टार प्रचारक बीजेपी ने इन्हें बनाया है ताकि ममता के खिलाफ उन्हें ही मैदान में उतारकर मतदान की अपील करवाई जाए और समीकरण अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन यह समीकरण साधने के लिए कई और कवायद की जा रही है और ममता बनर्जी लगातार वो नए नए समीकरण दिखा भी रही हैं। नामांकन करने के लिए ममता मंगलवार को नंदीग्राम पहुंच गई हैं। यहां ममता बनर्जी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया है। ममता ने 3 मंदिरों का दौरा किया, दर्शन किए। सबसे पहले वो चंडी मंदिर गई, इसके बाद वो वासुली मंदिर गई और अंत में जानकीनाथ मंदिर भी पहुंची। नंदीग्राम दौरे के अपने पहले दिन उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी को हिंदुत्व पर नसीहत दी है, बल्कि मंच से चंडी पाठ भी किया और खुद के काली भक्त होने की बात कही है। ममता बनर्जी ने मंच से ही चंडी पाठ समेत कई मंत्रोच्चार भी किए। আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না। मंच से ही मंत्रोच्चार करना पड़ रहा है ममता बनर्जी को। अरुण, हमारे सहयोगी लगातार हल्दिया से जुड़े हुए हैं, जहां नामांकन दाखिल करेंगी ममता। अरुण, क्या ये सहज भाव मान रहे होंगे बंगाल के लोग ममता बनर्जी का कि वो मंच से मंत्रोच्चार कर रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, या उनकी मजबूरी समझ रहे होंगे बंगाल के लोग? देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अब जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण के जरिए ही लड़ा जाने वाला है, तो वो किसी को भी नहीं खोना चाहती, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री बनी थी तो जाहिर सी बात है किसी एक खास वोट बैंक से नहीं बनी थी। उनके साथ हिंदू भी वोट बैंक था और मुस्लिम वोट बैंक तो पूरा था लगभग, ऐसा कहा जाता है। कुछ इलाकों में कांग्रेस के पास है, कुछ इलाकों में सीपीएम के पास है, लेकिन बीजेपी की कोशिश ये थी, और दिलीप घोष ने उसी दिन कहा था जब वो यहाँ चुनाव लड़ने आई कि 35% नंदीग्राम में आबादी मुसलमानों की है और इसीलिए ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़ के वहाँ गई। तो ममता बनर्जी उसी का जवाब दे रही हैं कि मैं हिंदू घर में पैदा हुई हूँ, मैं चंडी पाठ कर सकती हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ। बस उनको जय श्री राम के नारे से थोड़ी आपत्ति शुरुआत में जरूर दिखाई दी थी, लेकिन उनको अपना रुख बदलना पड़ा। इसलिए बदलना पड़ा कि अगर चुनाव बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाता है तो उसका नुकसान ममता बनर्जी को होता, और इसीलिए वो बैलेंस करके चलना चाहती हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों शुद्ध, एक तरह से वो खुद को सेक्युलर घोषित करना चाहती हैं। इसलिए क्योंकि एक तरफ जाने का उनके ऊपर आरोप अगर बीजेपी लगा रही है तो कहीं उनका हिंदू वोट बैंक न छिटक जाए, और इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे झंडे बैनर देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने अपना झंडा थोड़ा ऊंचा जरूर कर दिया है, बिल्कुल, लेकिन जो झंडे लगे हैं पहले बीजेपी ने यहाँ पर लगाए हैं वो झंडे अभी भी यहाँ पर हैं। जय श्री राम नारा लिखा हुआ। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब ममता बनर्जी यहाँ आती हैं तो इन झंडों को, और क्या बीजेपी के कार्यकर्ता वो नारा लगाते हैं जो उनके दौरों पर अक्सर लगाते थे, जिससे कई बार वो चिढ़ती नजर आई। तो अलग अलग झंडों के साथ मंत्रोच्चारण भी किया जा रहा है और इसीलिए बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिला। और जो बंगाल प्रभारी है कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर क्यों नहीं लड़ रही अगर उन्होंने बहुत काम किया। ऐसा उन्होंने क्या पाप किया कि उन्हें मंत्रोच्चार करना पड़ रहा है, चंडी पाठ करना पड़ रहा है। यानी मंत्रों को लेकर के भी अब सियासी दांव किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी अब मंदिर पहुंची हुई हैं और जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, और ये इस वक्त की एक बड़ी खबर भी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 26 जनवरी हिंसा के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मनजिंदर जीत सिंह का एक बड़ा अपराधी बताया जा रहा है और आरोप है मनजिंदर जीत सिंह ने
लाल किले में हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला किया था, जो यूके में रहता है। इस आरोपी को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो फर्जी दस्तावेज के जरिए विदेश भागने की फिराक में था। जबकि दूसरे आरोपी का नाम खेमप्रीत सिंह है, जिस पर पुलिसकर्मी पर हमले का आरोप लगा है और 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। मनजिंदर एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया है दिल्ली में, फर्जी दस्तावेज पासपोर्ट के साथ ये यूके भागने की कोशिश कर रहा था।